Good morning, students. In this part of structure and bonding, we will discuss about the aromaticity. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड होते ही कौन है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे जो अपनी केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल बिहेवियर बेंजीन की तरह शो करें और अपने आप को डिफरेंशिएट कर दें एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड से। एलिफेटिक कंपाउंड कौन होते हैं? जिसके अंदर सारे के सारे आपके कार्बन एटम चेन की फॉर्म में ही ना हो, जैसे कार्बन 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 ऐसे हो। एलिसाइक्लिक कौन? जिसमें आपके जो कार्बन एटम हैं वो आपकी रिंग की फॉर्म में हो, लेकिन ये बेंजीन जैसे नहीं होंगे। एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक मींस जिसके अंदर एलिफेटिक और साइक्लिक कंपाउंड दोनों के जो करेक्टर हैं वो मिक्सअप हो जाएं, वो आपके एलिसाइक्लिक कहलाते हैं। तो मींस ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन रिंग से मैच करते हो, रिजेंबल करते हो इन देयर केमिकल बिहेवियर एंड डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम एलिफेटिक एंड दी एरोमेटिक कंपाउंड आर कॉल्ड द एरोमेटिक कंपाउंड। तो उन्हें आप एरोमेटिक कंपाउंड कह देते हैं। जैसे कौन? जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाई आपके सामने बेंजीन की, तो ये तो बेंजीन हो गया। और कंपाउंड कौन हो गए? जैसे नेप्थलीन। ये जो नेप्थलीन है, जैसे बेंजीन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। तो नेप्थलीन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, जिसके अंदर दो दो आपके रिंग हो गए। एंथ्रासीन, इसके अंदर 3 रिंग हो गए, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। बेंजीन की तरह ये आपके केमिकल बिहेवियर भी दिखाता है। हक्कल रूल के अनुसार जो आगे हम पढ़ेंगे, आपके ये हक्कल रूल को सेटिस्फाई करते हैं, ये एरोमेटिक है। उसके बाद ये फेनेंथ्रीन, जिसके अंदर 3 रिंग जो है वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं है, तो ये फेनेंथ्रीन। एंथ्रासीन और फेनेंथ्रीन में यही डिफरेंस होता है कि एंथ्रासीन के अंदर 3 रिंग्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट लाइन and the phenanthrene the 2 rings are present in the straight line while the 1 ring is present at some angle। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के। उसके बाद हम देखेंगे कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी मेन मेन प्रॉपर्टीज, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है, मेन करेक्टरिस्टिक्स है कि जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होती है। अनसेचुरेशन मींस आपके सेचुरेटेड कंपाउंड तो कौन है? वो आपके एल्केन्स हैं, जो आपके सेचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाते हैं। वो कंपाउंड जहां पे आपको सिर्फ कार्बन 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 के बीच में सिंगल 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 बॉन्ड दिखाई दे और कोई रिंग भी ना दिखाई दे, तो इट मीन्स वो जो कंपाउंड होते हैं वो आपके सेचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि जब रिंग भी बनता है तो उसकी वजह से, जैसे साइक्लोप्रोपेन आ गया, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से उनके अंदर भी कुछ रिएक्टिविटी तो फिर भी आई जाती है। तो जो लीस्ट रिएक्टिव हमारे कंपाउंड हैं वो आपके एल्केन्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भी रिएक्टिव पॉइंट होता ही नहीं, उसके अंदर कोई भी अनसेचुरेशन नहीं होती। तो वो हम मॉलिक्यूलर फार्मूले से कंपेयर कर सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि जो आपके एल्केन्स है उनका जनरल फार्मूला क्या है। अगर एल्केन का हमें जनरल फार्मूला पता चल जाए और फिर हम दूसरा जो कंपाउंड उसके फार्मूले के साथ उसको कंपेयर कर लेंगे। जैसे इसी चीज का पता लगाने के लिए एक टर्म भी यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमने हेक्सेन की स्ट्रक्चर ड्रा की अभी आपके सामने, आपने देखा, जिसके अंदर जो 6 के 6 कार्बन है, 6 कार्बन एटम जो है वो चेन की फॉर्म में है। आप देख सकते हैं, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, देखो ये CH2 एंड सोन, ये आपकी देखो C6H14, देखो इसका क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला है। ये सेचुरेटेड कंपाउंड है हमारा। कैसा कंपाउंड है बोलो? ये सेचुरेटेड कंपाउंड है। देखो ये सेचुरेटेड कंपाउंड का देखो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है एल्केन का, CnH2n+2। ये जनरल फार्मूला होता है किसी भी एल्केन का। देखो हेक्सेन के अंदर 6 कार्बन है आपके, और 6 वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहाँ पे, एन की वैल्यू 6, दोनों जगह एन की वैल्यू 6, तो क्या फार्मूला बन जाएगा? C6। और यहाँ पे 2n+2 में 6 पुट करें, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं ये, 6 2 12 + 2 14, तो 6 C6H14। देखो यही आपके यहाँ पे हेक्सेन का फार्मूला बन गया। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं अगले कंपाउंड की जो इससे हम क्रिएट करेंगे। देखो कैसे, अगर जो हेक्सेन है, इस हेक्सेन के जो टर्मिनल कार्बन है, देखो ये CH3 अगर इन दोनों टर्मिनल कार्बन के ऊपर से हम एक एक H हटा दें, एक एक H हम रिमूव कर दें, तो दोनों कार्बन एटम की वैलेंसी तो कार्बन की 4 ही होती है, तो एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी। तो क्या किया? देखो कार्बन कार्बन ने आपस में क्या बना लिया बोलो? बॉन्ड बना लिया, तो एक रिंग स्ट्रक्चर बन गई। तो कहने का मतलब क्या है? इसको कहते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। मींस अगर हम 2 H को कम कर दे तो तो ये अगला जो कंपाउंड बना है साइक्लोहेक्स, आपका कौन बन गया बोलो? ये साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन की जो HDI है वो 1 है। जो साइक्लोहेक्सेन है, इसकी जो HDI, जिसे हम ये टर्म हमने यूज की है, वो HDI बोलो इसकी कितनी है? 1। 1 का मतलब कि इसके अंदर आपके 2 H हट गए,
और तभी जाके इसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर बन गई। तो HDI कितनी है बोलो, इसके अंदर 1 है। उसके बाद फर्दर देखो आप, आगे हम बेंजीन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखो फार्मूला है C6H6। तो ये बेंजीन कैसे बना होगा, जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें हमने क्या किया, देखो हम टिक करते जाएंगे यहाँ पे। ये जो CH2 है देखो, ये इसका एक H हट गया, इसका एक H हट गया, तो बीच में बोलो ये क्या आ गया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। कितने H कम हो चुके हैं बोलो अभी तक, पहले जब हेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन बनाया तो 2 H कम हुए, तो HDI कितनी हो गई 1। अब आगे अगर हमने एक एक H और हटा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट हम दो, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 H हटाएंगे एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर से। ऐसे ही ये 2 H हटाएं तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो HDI बोलो बेंजीन के अंदर कितनी दिख रही है आपको, बेंजीन के अंदर HDI जो है वो है 4। कैसे, एक तो देखो रिंग बना और 3 डबल बॉन्ड आ गए, तो 4 हो गया। रिंग बना, 2 H हटे, एक डबल बॉन्ड बना, फिर 2 H हटे, अगला डबल बॉन्ड बना, फिर 2 H हट गए। इट मींस एक रिंग स्ट्रक्चर बनाने में जो आपका सैचुरेटेड स्ट्रक्चर थी जैसे हेक्सेन, अगर उसको आप रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 2 H तो हटाने ही पड़ेंगे, तभी तो दोनों कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा, जैसे हमने देखो ये यहाँ पे बताया था। क्लियर हो गया। तो ये था मतलब HDI का, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स का। अब हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स किसी भी कंपाउंड का एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कोई फार्मूला दे देते हैं किसी कंपाउंड का, मोलिकुलर फार्मूला, और कह देंगे बताओ इसकी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स क्या है। तो मैथमेटिकल तरीके से कैसे निकालें, तो देखो अब आप हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स निकालने के लिए हमारा फार्मूला है, क्या करते हैं हम सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो सैचुरेटेड कंपाउंड है उसके अंदर कितने हाइड्रोजन है। जैसे हेक्सेन को ही ले लो, हेक्सेन के अंदर बोलो कितने हैं आपके, 14 होते हैं। जैसे ही अगर 6 कार्बन है किसी भी कंपाउंड के अंदर, अगर 6 कार्बन है और वो फुली सैचुरेटेड है, जैसे हेक्सेन तो फुली सैचुरेटेड है देखो, तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं, मैक्सिमम 14, बाय दैट फार्मूला CnH2n+2। तो ये था नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द सैचुरेटेड कंपाउंड। आगे जो लिख रखा -X+Y, इसका मतलब क्या होता है कि कितने हाइड्रोजन की कमी हो गई है गिवन कंपाउंड के अंदर। जैसे अगर हम बेंजीन की ही बात करें, हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें, तो बताओ साइक्लोहेक्सेन में कितने H कम हो गए थे एज कंपेयर टू हेक्सेन, क्योंकि कार्बन तो देखो 6 हैं, 6 ही आपके, C6H14 है ना हेक्सेन, और देखो साइक्लोहेक्सेन क्या है, C6H12 है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए ना कम। तो ये है आगे माइनस में जो आपके X लिख रखा है, ये लिख रखे हैं कि जो आपका ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन, अगर हमें साइक्लोहेक्सेन की HDI निकालनी हो तो देखो हम कैसे निकालेंगे। हम ऐसा करेंगे कि अगर सैचुरेटेड कंपाउंड होता 6 कार्बन वाला, कितने कार्बन वाला 6, तो उसमें हाइड्रोजन कितने होते, देखो 14, तो देखो इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14। अगर मैं HDI बोलो किसकी निकालू यहाँ पे, अगर मैं HDI निकालनी पड़ जाए मेरे को C6H12 की कोई कहे, तो इस फार्मूले के बेसिस पे हो गया ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द सैचुरेटेड कंपाउंड 14 लिख दिया, माइनस X क्या है, इसमें H कितने हैं गिवन कंपाउंड में, गिवन कंपाउंड में H तो 12 है, C6 देखो H12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/2 इज इक्वल टू 1। HDI कितनी हो गई, 1 हो गई। तो जो HDI है साइक्लोहेक्सेन की बोलो वो कितनी है, वो 1 है, बोलो कितनी है उसकी 1। अब देखो मैं इसी टाइप से जो HDI है आपको निकाल के दिखाता हूँ बेंजीन की, देखो C6H6 की, अब ध्यान से देखना। तो देखो 6 कार्बन वाला कंपाउंड अगर कोई होता सैचुरेटेड, तो वो कौन होता, बेंजीन के 6 कार्बन वाला, वो हेक्सेन होता है। तो उसमें बोलो कितने H होते हैं हेक्सेन में, तो 14, माइनस ये जो X है ये क्या है, आपके जो गिवन कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड HDI हम बेंजीन की निकालना चाहते हैं, बोलो इसमें H कितने हैं, 6 हैं, तो 14 - 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो जो HDI है बेंजीन की बोलो कितनी है, 4, वो दिख भी रही है। तो 1 HDI तो किसकी वजह से है, 1 तो है 1 रिंग की वजह से, और 3 HDI बोलो किसकी वजह से बना, क्योंकि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है। क्लियर हो गया ना प्रूव इस टाइप से। तो इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड की HDI, मोलिकुलर फार्मूला को देखो यूज करते हुए, हमने C6H6 पेपर में दे दें और कह दे बताओ बेंजीन की HDI क्या है, C6H12 दे दें। ये तो देखो नॉन कंपाउंड आपके सामने, कोई अननोन कंपाउंड भी हम लेंगे और उसकी भी इसी तरीके से हम HDI आपको निकाल के दिखाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये था HDI की सेंस। अब हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला फर्दर बनाएंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ जो H एटम है देखो वो कितने होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो देखो अब आगे
हमने क्या लिखा है, देखो नंबर ऑफ H एटम इन द सैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड जो कंपाउंड का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। बोलो H कितने होते हैं, H के नीचे क्या लिखा दिख रहा है, 2n+2। तो इसलिए देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सैचुरेटेड कंपाउंड बोलो कितने होते हैं, 2n प्लस में 2। माइनस में जो X है ये क्या है, अभी आपको बताया गया था। X तो क्या होते हैं बोलो, आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और Y क्या होंगे आगे हम अभी आपको डिस्कस करेंगे, वो नाइट्रोजन एटम के बारे में होता है। तो ये जनरल फार्मूला बन जाता है। अब देखो हमने यहाँ पे आप ध्यान से देखो n क्या है, n देखो जो n है, n है ये जो स्मॉल n जो हमने लिख रखा है, ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब जो हमने फार्मूला लिखा 2n+2, इसमें n की जगह हम यहाँ पे c भी लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर सेम। क्योंकि जो n है यहाँ पे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस जनरल फार्मूले के अंदर जो n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। तो 2c+2 लिख दिया, आगे वही सेम रहा, -x प्लस में y/2। अब ये x और y क्या है, देखो x तो है यहाँ पे नंबर ऑफ H एटम, कोई भी जो फार्मूला दे देंगे आपको, जैसे हेक्सेन का C6H14 होता है, साइक्लोहेक्सेन का C6H12 होता है, बेंजीन का C6H6 होता है। तो उस फार्मूले के अंदर आपको कितने H दिख रहे हैं, कितने H आपको उस फार्मूले में गिवन कंपाउंड में दिख रहे हैं वो, या X एटम, अगर किसी कंपाउंड में हेलोजन है तो वो देख लो। तो ये जो X होता है ये हमें टोटल क्या बताता है कि कितने H हैं और कितने X हैं, तो वो हमें माइनस करने पड़ते हैं। प्लस प्लस करना पड़ता है y क्या, अगर किसी कंपाउंड के अंदर अगर नाइट्रोजन एटम भी है तो हमें n को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। वो आप आगे एग्जाम्पल के बेसिस पे बड़ी आराम से समझ भी पाएंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे हम। अब देखो एग्जाम्पल लिया हमने, देखो बेंजीन का C6H6 का, इसकी HDI निकालते हैं जैसे अभी आपको बताया गया था। तो देखो फार्मूला हमारा बन चुका था 2c+2, और माइनस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम करने होते हैं डिवाइड बाय 2। तो देखो बेंजीन में कितने हैं कार्बन, 6 हैं, तो 6 वैल्यू पुट कर दो c की जगह यहाँ पे। तो 6×2 = 12 + 2 14, देखो माइनस में 6, क्योंकि गिवन जो कंपाउंड है बेंजीन इसमें तो 6 ही हाइड्रोजन थे, डिवाइड बाय 2 = 4, तो HDI 4 आ गई। अगर हमें ये ना पता हो, ये तो हमें पता है कि भाई ये बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी है, अगर मान ली कोई अननोन कंपाउंड होता, हमें पता ही ना होता कि बेंजीन की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, तो हम क्या कहते, HDI 4 के कई मतलब होते हैं। मतलब दो दो हाइड्रोजन हटाने से क्या होता है, देखो दो हाइड्रोजन जब हम हटाते हैं, देखो दो हाइड्रोजन जब हटाते हैं तो दो हाइड्रोजन हटाने से एक आपके रिंग भी बन सकता था, देखो जैसे हमने यहाँ पे रिंग बनाई, या हम ऐसे भी तो कर सकते थे साइक्लोहेक्सेन में, ये जो टर्मिनल कार्बन है इनका H ना हटा के कहीं बीच से देखो यहाँ और यहाँ H हटा देते तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता, मतलब आपके डबल बॉन्ड भी आ सकता है। समझ में आ गई बात। तो HDI 4 का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अनसैचुरेशन कैसे आई है, हो सकता है इसके अंदर अनसैचुरेशन ऐसे आई हो कि एक तो रिंग बन गया हो बेंजीन की तरह और 3 डबल बॉन्ड हो गए हो। एक तो बोलो क्या बन गया हो इसके अंदर, एक तो आपके रिंग हो, प्लस में 3 क्या बन गए हो बोलो इसके अंदर, डबल बॉन्ड बन गए हो। ये मतलब भी हो सकता है। क्या ये भी तो हो सकता है किसी कंपाउंड के अंदर कि उसके अंदर 4 ही डबल बॉन्ड हो, HDI 4 का मतलब 4 डबल बॉन्ड हो। या ये भी हो सकता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर देखो एक एक बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड आने से एक HDI मतलब 2 ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, दो क्या बन जाए बोलो, ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, तो भी HDI 4 आ जाएगी। देखो पहला बॉन्ड तो सिग्मा होता है, ये सिग्मा, उसके बाद जो दो बॉन्ड है, देखो एक बॉन्ड से एक HDI, दूसरे बॉन्ड से एक HDI, और ऐसे ऐसे दो होते तो 2 2 जा 4, तो HDI 4 हो जाएगी, एंड सो ऑन। आप इस टाइप से डिफरेंट, देखो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम बता रहे हैं कि जो HDI 4 आती है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। आपसे किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछ भी सकते, ऑप्शन दे दे कि भाई अगर HDI 4 है तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जो ऑप्शन है उसके अंदर आप इस टाइप से देखते चले जाते हैं। तो जैसे हमने देखो यहाँ पे लिखा है इन द गिवन कंपाउंड देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ 8 हाइड्रोजन एटम। जैसे हमने देखा कि जो हेक्सेन है उसके कंपैरिजन में वहां से अगर हम बेंजीन को बनाते हैं तो पहले एक रिंग बनाए तो HDI 1 होगी, 2 H हटाए, 3 डबल बॉन्ड आ गए तो आपके 6 हाइड्रोजन और हटाए, तो टोटल बोलो कितने की डेफिशिएंसी है, 8। 4 HDI का मतलब होता है 4 अनसैचुरेशन, मतलब 8 हाइड्रोजन की कमी का होना। 8 हाइड्रोजन कम हो गए तो इसका मतलब उस कंपाउंड के अंदर क्या हो सकता था, 4 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, या 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग भी हो सकता है, जैसे अभी बेंजीन एक्स एंड सो ऑन। इस टाइप से डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे और एग्जांपल की हेल्प से, मान लीजिए हम C2H6 लिख दें, तो अब आप ध्यान से सोचो और बताओ इसकी HDI क्या होनी चाहिए। देखो हमने उसी टाइप से फार्मूला लिखा हमारा 2c+2 माइनस में x क्या थे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द गिवन कंपाउंड। कार्बन बोलो इसमें कितने हैं, दो ही हैं, तो दो है तो बोलो हमने क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे, c की जगह 2, 2 2 जा 4 + 2 बोलो कितना आ गया, ये 6 आ गया देखो यहाँ पे। और गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन कितने, वो भी 6 है, तो -6।
डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड, और हम जानते भी हैं C2H6 तो इथेन होता है, उसमें कोई भी अनसैचुरेशन नहीं होती। तो HDI बोलो कितनी हो गई, 0, मींस उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, वो रिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो देखो ये प्रूव भी हो गया इस फार्मूले के बेसिस के ऊपर। अगर मान लीजिए इस कंपाउंड की देखें हम C10H12O, ओ का कभी इफेक्ट स्टडी हम नहीं करते, तो देखो फिर उसी टाइप से कार्बन देखो 10 है, तो 10 वैल्यू पुट की सी की जगह, तो 10 टू जा 20 प्लस 2 22, माइनस में 12 देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो -12 डिवाइड बाय 2, तो 10 बाय 2 इज इक्वल टू 5 HDI आ गई इस कंपाउंड के अंदर। तो 5 की पॉसिबिलिटी फिर वही डिफरेंट हो सकती है, 5 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 4 डबल बॉन्ड एक रिंग हो सकता है, एंड सोन डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, देखो C9H11Br, हमने बताया था ना कि किसी कंपाउंड में कितने H हैं कितने Br हैं उनको ऐड करना पड़ता है। तो देखो अब इसके अंदर हमने क्या किया बोलो, कितने हैं बोलो, कार्बन 9 है, तो 9 टू जा 18 प्लस 2 ये तो 20 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं बोलो इसके अंदर, 11, तो -11। हेलोजन कितने हैं, 1, तो -1 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 4। नेक्स्ट देखते एग्जांपल C10H14, उसी टाइप से देखो कार्बन 10 है, तो 10 टू जा 20 22, और इसके अंदर हाइड्रोजन देखो 14 है, तो -x की जगह 14 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 4। तो HDI इसके अंदर भी 4 है। नेक्स्ट देखो C5H8, C5H8 में देखे कार्बन बोलो कितने हैं इसके अंदर, 5, तो 5 वैल्यू पुट की सी की जगह, 5 टू जा 10 और 2 12, और हाइड्रोजन है इसमें 8, तो 8 पुट किया, तो आंसर आ गया 2। तो इस टाइप से HDI इस कंपाउंड की 2 है। नेक्स्ट देखते हैं C9H12 के अंदर, आपने कार्बन 9 है, तो कार्बन की जगह 9 पुट किया, 9 टू जा 18 प्लस 2 20 हो गया। इसके अंदर हाइड्रोजन देखो 12 है, तो 12 किया यहाँ पे पुट, 12 माइनस 20 माइनस 12 डिवाइड बाय 2, फिर आपका 4 आ गया आंसर। लास्ट देखते हैं C4H6, इसमें देखो कार्बन आपके 4 है, तो पुट किया 4 इस फार्मूले के अंदर, 4 टू जा 8 और 2 10, माइनस में 6 हाइड्रोजन है, तो माइनस में 6 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 2। तो इस टाइप से देखो आपने HDI निकालनी सीख ली। अगर किसी कंपाउंड के फार्मूले में अगर N होता, किसी कंपाउंड के फार्मूले में क्या होता, N, तो जहां पे ये -x किया है ना, ये माइनस, ये तो इतना ही रहता, प्लस में y कर देते। किसी कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन है, तो x के साथ में प्लस में 2 कर देते, वो चीज आप ऐड कर देते हैं। अगर कोई आपके पास ऐसा एग्जांपल हो तो आप लेके देख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, प्रॉपर्टीज जो हम देख रहे थे आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स की, कि उनके अंदर अनसैचुरेशन होती है, और अनसैचुरेशन होती है तो जो HDI हम कैसे निकालें, तो वो भी आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि जो आपके एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर जैसे अभी हमने बेंजीन में, नेप्थलीन में देखा, दे हैव द कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। कंजुगेटेड का मतलब अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर होते हैं आपके डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से उस कंपाउंड के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आने की वजह से वो नहीं चाहते कि हमारे डबल बॉन्ड टूटे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये बेंजीन लिया हमने, बेंजीन के अंदर आप देखें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, आपको अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो मीन्स ये अंडर मूवमेंट रहते हैं। जो आपके पाई बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या रहते हैं, दे आर अंडर मूवमेंट, यानी ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, दूसरी पे तीसरी, एंड सो ऑन, दे आर अंडर मूवमेंट। तो जिसकी वजह से इस कंपाउंड के अंदर से एनर्जी निकलती रहती है, जो हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं, उसे रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और जिसकी वजह से बेंजीन जो रिंग है, इसकी एनर्जी खुद की कम हो जाती है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रिलीज्ड एनर्जी, जो एनर्जी बाहर निकल गई, तो खुद की एनर्जी बेंजीन की क्या हो गई, कम, और ये हो गया स्टेबल। क्यों हुआ स्टेबल, इसी वजह से, क्योंकि इसमें पाई जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनकी डीलोकेलाइजेशन होती रहती है, दे आर कंटिन्यूअसली इन मूवमेंट, वो मूवमेंट में रहते हैं, घूमते रहते हैं, एनर्जी निकलती रहती है, और जिसकी वजह से बेंजीन रिंग को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती रहती है। इसलिए बेंजीन रिंग नहीं चाहेगा कि हमारे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो देखो अगर हम एडिशन रिएक्शन करना चाहते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, तो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐड करना। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऐड कैसे होगा, ऐड तो तभी होगा जब बेंजीन के अंदर मान लीजिए एक 1 मोल ऐड करना चाहते हैं हम हाइड्रोजन का, तो 1 मोल जो ऐड होगा तो उसमें क्या दिखाएंगे हम, कि भाई आपके जो ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं देखो 1 और 1 2 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने यहाँ भी दिखा दिए, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये H अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये H अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, तभी तो ये बॉन्ड बना होगा। इट मींस जो एक पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने से क्या इस कंपाउंड के अंदर कंटिन्यूटी में अब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की साइकिल रिंग के अंदर उसी टाइप से डिलोकेलाइजेशन होगी, नहीं, देखो डबल सिंगल डबल, आगे तो देखो सिंगल, ये सिंगल और ये सिंगल हो गया। तो इट मींस जो कंपाउंड है वो अब अनस्टेबल हो चुका है। मींस जो आपके ये कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, जिनके अंदर कंजुगेशन होती है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, सो दे आर रेजिस्टेंट टू एडिशन रिएक्शन, दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे।
इस टाइप की रिएक्शन नहीं दिखाएंगे क्योंकि इससे इनको अनस्टेबिलिटी मिलती है। इंस्टेड दे विल प्रेफर टू अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मींस जैसे ये H है यहाँ पे जो बेंजीन के ऊपर मैंने दिखाया, ये क्या करेगा H, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये H यहाँ से मान लीजिए निकल जाए इस टाइप से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो देखो माइनस में H पॉजिटिव हमने लिखा है। अब यहाँ पे अटैक कौन करे, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ये बोलो किसको मिल गए, यहाँ पे कौन आ गया, कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ गया। पॉजिटिव चीजों को क्या कहते हैं आप, इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव चीजों को आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये अलग से हमने नहीं डाला कि NO2 पॉजिटिव अलग से डाल दिया ना। अब जानते हैं कि जब हम नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं तो उस नाइट्रेशन रिएक्शन के दौरान आप एक मिक्सचर डालते हैं, जो आपका मिक्सचर किन 2 चीजों का होता है, एक तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों चीजों के मिलने से इसको आप नाइट्रेटिक मिक्सचर कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच पहले रिएक्शन होती है HNO3 और H2SO4 के बीच, और तभी ये जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव, जिसे नाइट्रोनियम आयन आप कहते हैं। तो H पॉजिटिव एक जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी, इनका मैकेनिज्म आप आगे जाके पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि मैकेनिज्म के दौरान ये जो H पॉजिटिव है ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसको रिप्लेस कौन करता है, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। देखो किसी वीक को कौन रिप्लेस कर सकता है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग वन। तो H पॉजिटिव एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये हट जाएगा यहाँ से, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, और कौन आ गया बोलो यहाँ पे NO2 जो पॉजिटिव, जो नाइट्रोनियम आयन है, जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। और इस टाइप से आपने देखा इसके दौरान अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो आपके जो ये जो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड थे, ये आपके मेंटेन रहे, आपके जो स्टेबिलिटी थी वो डिक्रीज नहीं हुई बेंजीन रिंग की। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से आपने देखा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन हुई है, यहाँ पे H हट गया NO2 लग गया। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों, क्योंकि जो आपको साफ साफ दिख रहा है जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपको दिख रहा है कि दे हैव द हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके पास काफी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बहुत ज्यादा। तो हाई पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर कौन करेगा अटैक, नेगेटिव चीज के ऊपर कौन करेगा अटैक, कोई पॉजिटिव चीज। पॉजिटिव कौन है, जैसे ये नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए बेंजीन कौन सी रिएक्शन दिखाता है, ये दिखाता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्यों दिखाई, क्योंकि इसके दौरान जो आपका सिस्टम था उसके अंदर जो अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल सिंगल मीन जिसे एरोमेटिसिटी भी आप कहेंगे, तो यानी एरोमेटिक करेक्टर बेंजीन रिंग का मेंटेन रहता है, कंपाउंड एरोमेटिक बना रहता है, इसमें रिंग के अंदर डबल सिंगल जो सिस्टम है वो बना रहता है, इसलिए तो सब्स्टिट्यूशन होती है। और बेंजीन के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इसलिए बेंजीन दिखाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे नाइट्रेशन आपने देखी, ऐसे ही आपकी सल्फोनेशन हो सकती है, हेलोजिनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जो आप आगे जाके पढ़ते हैं। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी किसी की भी कंपाउंड के लिए जरूरी, जो कि एरोमेटिसिटी होने के लिए जरूरी है। उसके अंदर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसके अंदर ये खास बात आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो आपके ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, दे हैव हाई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, दे हैव हाई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। और वो किस चीज से पता चला कि वो स्टेबल है, देखो वैसे तो हमें पता ही है कि किस बेसिस के ऊपर, देखो आपके पास एक बेंजीन रिंग है, देखो आपने देखा इसके अंदर अभी आपने देखा जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनकी क्या होती रहती, बोलो डीलोकेलाइजेशन होती रहती। देखो इस टाइप से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की क्या होती रहती, बोलो डीलोकेलाइजेशन। और जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन होती है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, उस प्रोसेस को आप रेजोनेंस कहते हैं, जिससे आप बेंजीन रिंग को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से आप एक्सप्लेन करते हैं कि ये इन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर क्या रह सकती है, बोलो एग्जिस्ट कर सकती है। कि मींस अगर इसके डबल बॉन्ड यहाँ की बजाय हमने मूव करके दिखाया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो इस प्रोसेस के दौरान रेजोनेंस कहते हैं इसे। इस प्रोसेस के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज हुई जिसे कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो इसकी हाई रेजोनेंस एनर्जी होती है, रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी खुद की एनर्जी क्या होगी, बोलो लेस लेस हो गई खुद की एनर्जी, क्योंकि निकल गई एनर्जी, जिसकी वजह से मोर स्टेबल हो गया। तो ये जो बेंजीन रिंग होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से, और इसकी एनर्जी खुद की कम होती है। अगर अब हम देखो इस बेंजीन के अंदर अगर अब हम हाइड्रोजनेशन कर दे, जैसे ऊपर हमने बताया था, वैसे तो होगा ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, अंडर नॉर्मल कंडीशन ऐसा नहीं होगा, तो हमें विग्रस कंडीशन लगानी पड़ती है, मींस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कैटलिस्ट हम डालते हैं, जैसे निकिल प्लेटिनम कैटलिस्ट डाल देते हैं, 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर भी हम कर देते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल से रिएक्शन होती है। तो मान लो ये हो गई, उसके दौरान अब क्या देखा गया, बेंजीन रिंग की तो पहले से ही कम एनर्जी है,
बेंजीन रिंग की तो पहले से ही बेंजीन रिंग के पास खुद की कम एनर्जी है, क्योंकि वो एनर्जी तो पहले ही निकल चुकी है रेजोनेंस के दौरान। अब क्या होगा, जब हाइड्रोजनेशन चलती है तो प्लस में जो एनर्जी भी निकलेगी उसे कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आपके 1 मोल ऑफ द बेंजीन रिंग गेट हाइड्रोजनेटेड। आपका जो 1 मोल बेंजीन है, जब हम उसको हाइड्रोजनेट कर देते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो 1 मोल बेंजीन को हाइड्रोजनेट करने के लिए बोलो कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 3 मोल हाइड्रोजन की, क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड है। तो जो एनर्जी निकलती है ना, वो कम पाई गई। कम क्यों निकली, क्योंकि मान लीजिए बेंजीन रिंग की एनर्जी होती मान लीजिए 100 जूल, तो उसमें से कुछ नहीं, अब इसकी मान लीजिए है ही इसकी 50 जूल, तो 50 में से तो कम ही निकलेगी एनर्जी, क्योंकि बिकॉज बेंजीन रिंग ऑलरेडी हैव द वेरी लेस एनर्जी ड्यू टू द रेजोनेंस प्रोसेस। तो यानी इसकी कम एनर्जी है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो बेंजीन रिंग है इसकी हाई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, क्योंकि जो चीज पहले से ही स्टेबल है उसको और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हमें क्या मिलेगी। ठीक हो गया ना। तो हर चीज यूनिवर्स में बोलो क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है, और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमेशा क्या होती है, बोलो स्टेबिलिटी होती है। तो ये चीज आप ध्यान रख लेते हैं। तो जो बेंजीन रिंग है उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो इससे प्रूव चला के ये जो बेंजीन रिंग है ऑलरेडी स्टेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, दे विद 5 मेंबर रिंग, जैसे पायरोल। पायरोल को आप देखें, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एक 5 मेंबर रिंग है, आगे बताएंगे हम क्यों है ये। फ्यूरान को देखें, जिसमें ऑक्सीजन आ गई, ये फ्यूरान है, 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। थायोफीन को देखें, इसमें सल्फर आ गया, क्या आ गया इसमें, सल्फर। देखो यहाँ पे एक ये एच हटा देना, ये यहाँ पे गलती से एच लग गया दोनों ही केसेस के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, सल्फर भी 2 ही बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। तो ये फ्यूरान की स्ट्रक्चर अब ठीक हो गई, ये थायोफीन हो गया। उसके बाद ये पिरिडिन को देखें, ये 6 मेंबर रिंग है। उसके बाद आप इसको देखें, साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन, इसको आप देखें। तो ये जो सारे कंपाउंड है ये सारे के सारे एरोमेटिक हैं, दीज ऑल कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज, ये आपके किसी भी कंपाउंड की, यानी कोई कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो उसके अंदर क्या क्या खास गुण होने चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो चीज अभी तक हमने डिस्कस की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि जो ये डिफरेंट स्टडीज हैं लाइक एक्सरे, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज मेथड, उनसे पता चला कि जितने भी मोलिक्यूल्स होते हैं जो एरोमेटिक थे ये कंपाउंड, ये ऑलमोस्ट फ्लैट होते हैं, ये प्लेनर स्ट्रक्चर होती है इनकी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि थ्योरीज अबाउट द एरोमेटिसिटी, कि एरोमेटिसिटी को प्रूव करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप की थ्योरी दी कि भाई अगर ये बात है तो वो एरोमेटिक है। किसी दूसरे साइंटिस्ट ने कहा ना अगर कोई इस तरह की बात होगी तो एरोमेटिक होगा। तो अब हम डिफरेंट साइंटिस्ट को देखेंगे कि टाइम टू टाइम जो अलग अलग डिस्कवरीज हुई उसके बेसिस के ऊपर क्या कहा गया अबाउट द एरोमेटिसिटी। तो फर्स्ट वन इज रेजोनेंस थ्योरी। तो जो रेजोनेंस थ्योरी है वो जो देवार था साइंटिस्ट उसने दी, और उसने ये जो थ्योरी दी उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि कोई भी जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक, एरोमेटिक ध्यान दें मैं क्या कह रहा हूँ, एरोमेटिक, इसने शब्द यूज किया एरोमेटिक। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक सिर्फ तभी होगा अगर उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम है, ऑल द एटम टेक्स पार्ट इन द सिंगल कंजुगेटेड सिस्टम। सिंगल ही कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, मींस डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे कंटिन्यूटी में आपका चलना चाहिए, क्रॉस ना चले, क्रॉसिंग ना हो। एंड दस दे हैव द हाई रेजोनेंस एनर्जी। अगर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे होंगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो उसको रेजोनेंस प्रोसेस कहते हैं। और ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी को कहेंगे आप रेजोनेंस एनर्जी। तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे अल्टरनेट पोजीशन पे उतने ही ज्यादा एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। सो दे हैव द हाई रेजोनेंस एनर्जी अकॉर्डिंग टू द MGS देवार। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे बेंजीन, इसके अंदर आप देखिए 3 डबल बॉन्ड है और इनकी मूवमेंट होती रहेगी। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, आपको ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। तो इस तरह से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की बोलो क्या होती रहेगी इसमें, मूवमेंट। नेक्स्ट आप नेप्थलीन को देखें, नेप्थलीन में भी आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पे ये डबल, ये सिंगल, फिर डबल, देखो ये डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। कई बार बच्चे ये कह देते हैं सर देखो ऐसा तो नहीं कि आपने देखो डबल, ये देखो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये सिंगल तो आ गया। हमने कहा था ना कि अभी ऊपर हमने लिखा है दे हैव द सिंगल कंजुगेटेड सिस्टम। सिंगल का मतलब एक ही पाथ होना चाहिए कि डबल सिंगल, ये देखो ये डबल आ गया था यहाँ पे, डबल फिर सिंगल
फिर इधर डबल, फिर सिंगल। ये नहीं है कि यहाँ पे भी डबल और उसके साथ दूसरी डायरेक्शन में भी डबल है। इसलिए तो लिखा गया था देवार के द्वारा कि ऑल द एटम टेक्स पार्ट इन ए सिंगल कंजुगेटेड सिस्टम। तो आपने नेफ्थलीन के बारे में देखा, ऐसे एंथ्रासीन में आप देख सकते हैं कि देखो डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल एंड सो ऑन। तो आपके एंथ्रासीन में भी आपने देखा सिंगल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, एंड सो ऑन। फेंथ्रीन में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इनकी जितने ज्यादा कंजुगेशन होगी उतनी ही ज्यादा इनकी हाई रेजोनेंस एनर्जी होगी। तो ये डिफरेंट रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू है बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और फेनेंथ्रीन के बारे में कि जब इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है तो किस केस में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। और आपको ये जो डिफरेंस आपको पढ़ना हो के आपको दिखने में तो देखो ये दिखता है कि बेंजीन के अंदर देखो रेजोनेंस एनर्जी 151 है, तो आपका जो नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन इसके अंदर एनर्जी 2 रिंग हो गए तो डबल हो जानी चाहिए, 151 प्लस 151 ऐसा। तो ये 255 ही क्यों है, अगले में 3 है तो ट्रिपल हो जाना चाहिए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको अगर पढ़नी है अच्छे से तो मैंने, हमारा एक लेक्चर है आपकी मेरी प्ले लिस्ट के अंदर, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। तो आप पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की जो लेक्चर है आप उसको बड़े अच्छे से ध्यान से सुन सकते हैं। वहां पे ये बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और फेनेंथ्रीन इनकी फुल एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे मिलेगी कि व्हाई द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ नेफ्थलीन इज नॉट 151 प्लस 151, यानी इतनी क्यों नहीं है, 302 क्यों नहीं है, 255 ही है, ऐसा क्यों। लेकिन आपके लिए यहाँ पे यही बेसिक चीज ध्यान रखनी ज्यादा जरूरी थी जो हमने बताया कि जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। वो तो साफ साफ यहाँ पे क्लियर कट होते हुए आपको दिख ही रहा है कि किसके अंदर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जिसके अंदर जितने ज्यादा पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और ये कंपाउंड क्या होंगे अगर ऐसा होता है तो वो दे आर एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू द देवार वन। नेक्स्ट, अब इसमें कमी क्या रह गई, कमी ये रह गई कि इन्होंने ये कहा यहाँ पे कि कोई भी कंपाउंड ले लो आप और जिसमें आपको डबल सिंगल डबल बॉन्ड दिखाई देंगे ना वो एरोमेटिक होंगे ही। लेकिन आप इस एग्जांपल को देखो, ये साइक्लो क्या है बोलो, 4 कार्बन है तो ब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन है। इसके अंदर आपके देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसके अंदर भी है, ये तो सिंगल कंजुगेटेड सिस्टम है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। तो ये एरोमेटिक नहीं है तो इस बात को देवार प्रूव नहीं कर पाया। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, हेप्टाफुल्विन देखते हैं हम। देखो ये कंपाउंड हेप्टाफुल्विन, इसके अंदर आप देखें, देखो इसके अंदर भी सिंगल कंजुगेटेड पाथ ही है। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल एंड सो ऑन, इस टाइप से देखो जो चल रहा है। और जो इस ये कंपाउंड है ना इसके अंदर देखो सिंगल कंजुगेशन पाथ था इसमें, यानी एक ही लाइन में हमने देखा कंजुगेशन। और इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो लगभग बेंजीन जितनी ही है। रेजोनेंस एनर्जी इसकी किस जितनी है बोलो, बेंजीन जितनी ही है। मींस द हेप्टाफुल्विन हैव द सेम रेजोनेंस एनर्जी एज दैट ऑफ द बेंजीन, इवन देन इट इज नॉट द एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो जो ये थ्योरी थी एमजेएस देवार की थ्योरी, ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस। नेक्स्ट आपकी थ्योरी आ गई, उसे कहते हैं एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी या एरोमेटिक हेक्सटेट थ्योरी। सेक्सटेट का मतलब होता है 6 और हेक्सटेट का मतलब भी 6, हेक्स का मतलब 6 होता है। तो अब देखो इसके अनुसार क्या कहा गया। ये जो थ्योरी थी ये दी रॉबिन्सन और आर्मिट ने 1925 ने, और इसने ये कहा कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक सिर्फ तभी होगा इफ इट हैज ए क्लोज्ड लूप ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। जो आपका रिंग है उसके अंदर जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है जो आपके रिवॉल्यूशन में हो, जो अंडर मूवमेंट हो, वो 6 होने चाहिए। आपने पिछली थ्योरी में देखा कि जरूरी नहीं था कि जो अंडर मूवमेंट है कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन 6 ही हो। बेंजीन में 6 थे, नेफ्थलीन में तो 10 थे, आपने देखा था। तो लेकिन इसने तो ये कहा कि 6 ही होने चाहिए, अगर 6 है तो ही वो एरोमेटिक, अदरवाइज नहीं है। इट मींस ये आगे जाके इसकी लिमिटेशन बन जाएगी। फिलहाल हम इसको देखते, देखो बेंजीन, बेंजीन के अंदर आपने क्या देखा कि आपके जो 6 कार्बन हैं जब वो अपने बॉन्ड बना लेते हैं, देखो देखो ये आपके सिग्मा बॉन्ड बन गए। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन तो देखो आप अच्छे से जानते ही हो ना। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होती है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है देखो 1s2 2s2 2p2। अगर इसको आप ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट ही लिख देते हैं हम डायरेक्ट। तो अब देखें कि आपके पास जो ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है बेंजीन में हर कार्बन की। हम बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे अब। हर कार्बन के पास देखो फार्मूला बेंजीन का क्या होता है, C6H6, ये आप पहले से ही जानते हैं।
बोलो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6, उसके लिए हम बता रहे हैं आपको। तो हर एक जो कार्बन उसकी कॉन्ग्रेशन तो यही रहेगी 1s2 2s2 2p2। वैलेंस शेल को अगर आप इसकी देखें, देखो ये वैलेंस शेल है 2s2 2p2, ये वैलेंस शेल है। अगर ये आप इसके अंदर देखेंगे तो बोलो आपको क्या दिख रहा है? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। आउट ऑफ दीज 4 देखो ये एक तो 2s और ये 2p के 2 ऑर्बिटल, दे इंटरमिक्स, आपस में इंटरमिक्स करके दे विल अंडरगो द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए आप देखें जो नीचे हमने स्ट्रक्चर बना रखी है जो कार्बन है उसका, देखो ये आपका बोलो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई तो sp2 जो ऑर्बिटल है कार्बन के, देखो 1 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना है, इधर एक H के साथ सिग्मा बॉन्ड था, देखो ऊपर, इधर कार्बन के साथ, इधर कार्बन के साथ। तो बोलो कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए? 3, क्योंकि आप जानते हैं द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। अब उसके बाद बात आ गई कि जो ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये कैसा ऑर्बिटल है? बोलो अनहाइब्रिड। तो हर कार्बन के ऊपर आपको देखो रेड डॉट दिख रही होगी। तो हर एक कार्बन ने 3 तो देखो सिग्मा बॉन्ड बना लिए, उसके बाद हर कार्बन के पास एक डॉट है, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एक डॉट बची हुई है। तो मीन्स ये जो डॉट है ये किसके साथ आपस में इंटरमिक्स करें? देखो ये राइट लेफ्ट किसी भी एक साइड में बॉन्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये दिखाया, यहाँ पे देखो क्या हुआ, इधर डबल बॉन्ड बन गया, तो मतलब एक रेड डॉट, ये दूसरी रेड डॉट, देखो इधर इधर बॉन्ड बन गया, इस कार्बन की रेड डॉट, इसकी रेड डॉट, ये यानी यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड बन गया। तो बेंजीन में आपने क्या देखा? जो अंदर पाई बॉन्ड बना है, जो अंदर कंजुगेटेड सिस्टम है, अंदर का जो क्लोज लूप है, उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 6। हर कार्बन के ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है। ऐसे ही दूसरी पॉसिबिलिटी ये आ सकती थी कि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो थे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के, वो इधर बॉन्ड बना लेते। देखो इस टाइप से देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, जिसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं बेंजीन की। 2 ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपकी यहाँ पे। तो आप रिंग में देखें, बोलो कितने कितने का लूप है यहाँ पे? क्लोज लूप ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन। तो अकॉर्डिंग टू द एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी, द बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इट हैज ए क्लोज्ड लूप ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स. So due to the presence of that closed loop of 6 electron, this theory is also called as sextet theory या hextet theory. इसलिए इसको hextet या sextet theory कहते हैं. तो आपने इस एग्जांपल में क्या देखा? Each carbon atom in the benzene contribute, बोलो how many electron in the formation of the closed loop? 1 electron. हर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट क्लोज्ड लूप, और इस तरह से क्लोज लूप ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इसलिए ये कंपाउंड क्या हुआ? एरोमेटिक हुआ अकॉर्डिंग टू द एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी। अब बेंजीन की तरह अगर हम पिरिडीन को देखें, देखो पिरिडीन की स्ट्रक्चर आ गई। इसमें और इसमें फर्क क्या है? बस एक कार्बन की जगह क्या आ जाता है, वो जो ब्लू कलर से हमने दिखाया, एक नाइट्रोजन आ गया, बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पे। तो उसी टाइप से अब की बार जो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी क्लोज लूप बनाने में, 5 तो किसने दिए? 5 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम कार्बन एटम एंड द 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट क्लोज्ड लूप ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये पिरिडिन, तो पिरिडिन भी बोलो क्या हुआ आपका? ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी। उसके बाद अगर हम और कंपाउंडों को देखें, 5 मेंबर्ड रिंग, जैसे हमने पायरोल को देखा, देखो ये जब स्ट्रक्चर बनेगी आपकी पायरोल की, तो इसमें जो क्लोज लूप बना, ये कैसे बना? 4 इलेक्ट्रॉन तो देखो कार्बन के ऊपर, देखो हमने रेड कलर से ये थोड़ी बोल्ड फॉर्म में डॉट दिखा रखी है, ये कार्बन के ऊपर है 1 2 3 एंड 4, और नाइट्रोजन के ऊपर 2 डॉट है। तो देखो टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो क्लोज लूप बना पायरोल के अंदर, देखो पायरोल की स्ट्रक्चर बन गई, तो इस क्लोज लूप के अंदर तो टोटल जो 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, वो किस किस की वजह से हुए हैं? 4 तो कार्बन की वजह से, और 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से हुए बोलो? फ्रॉम द, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम द हीट्रो एटम। हीट्रो एटम होता है कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के जो अगला नया एटम आता है, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो, रिंग के अंदर, उसे हीट्रो एटम कहा जाता है। अब फ्यूरान को देखें आप, देखो फ्यूरान में ये एक एच नहीं लगेगा यहाँ पे, ये फ्यूरान है। इसमें देखें जो क्लोज लूप बना, वैसे तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन हमें तो क्लोज लूप ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो 1 लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया ऑक्सीजन का इस क्लोज लूप को बनाने में। तो टोटल देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, तो ये फ्यूरान बन गया। ये एच हटा देंगे हम यहाँ से। सिमिलरली आप थायोफीन को देखें, थायोफीन के अंदर भी देखो ग्रुप नंबर 16 में, ग्रुप नंबर 16 के अंदर ऑक्सीजन के जस्ट नीचे ही तो होता है सल्फर। तो इसलिए देखो सल्फर के पास भी हमने 2 लोन पेयर दिखाए, एक इन्वॉल्व हुआ है क्लोज लूप बनाने में। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो? क्लोज लूप बनाने में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 हर एक कार्बन से आए हैं और एक लोन पेयर सल्फर ने दिया है। तो इस टाइप से थायोफीन को आपने देखा, ये एच एक्स्ट्रा लग गया था यहाँ पे, हमने हटा दिया।
उसके बाद इसकी कमी क्या रही, जैसे मैंने बताया कि वो इस थ्योरी के अनुसार तो वो कंपाउंड आपके एरोमेटिक होंगे ही नहीं जिसके अंदर क्लोज लूप ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन ना हो, जबकि हैं ऐसे कंपाउंड आपने पीछे देखा, आपके 2 मेंबर रिंग भी हैं, आपके 2 मेंबर रिंग कौन था, जैसे नेपथलीन था, वो आपके उसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो आपके एरोमेटिक है, लेकिन उसके पास तो 6 नहीं है, एंड सो ऑन। आगे एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन जिसके पास 14 है। तो इस थ्योरी के अनुसार तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड हैविंग 2, 10, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी लिमिटेशन बन जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे हक्कल रूल। तो जो हक्कल रूल था, ये एरिक हक्कल ने इसके बारे में बताया कि आखिर ये है क्या 1931 के अंदर। तो इस रूल के अनुसार कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक सिर्फ तभी होता है जब उसके अंदर दो मेन बातें हों, जो भी हम देखेंगे। जो दो मेन बातें हैं वो क्या है कि उसके अंदर एक तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और एक साइक्लिक कंजुगेशन होनी चाहिए, दो ये मेन बातें हैं, प्लस मॉलिक्यूल प्लेनर तो होना ही होना चाहिए। तो आपके पहला पॉइंट क्या बन गया, अकॉर्डिंग टू दैट रूल द मॉलिक्यूल और द आयन वट एवर मे बी द स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर, होना चाहिए आपका वो नियर अबाउट प्लेनर ही हो। और जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर साइक्लिक क्लाउड होना चाहिए डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का, अब और बिलो दी प्लेन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल यहाँ पे बेंजीन का लें, तो आप देखेंगे कि जो बेंजीन के अंदर जो कार्बन होता है उसकी कॉन्जुगेशन क्या होती है, अभी मैंने बताई थी 1s2 2s2 2p2, जैसे हमने यहाँ पे ड्रा कर रखा है। और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट के अंदर। देखो ब्लू एरो हमने दिखाए, एक इलेक्ट्रॉन को आप हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं इसको फुल एरो से दिखा देते हैं, तो आप ऐसी गलती कभी ना करें। 1 इलेक्ट्रॉन को आप हाफ एरो से ही रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा ही, फुल एरो कभी ना दिखाएं। कई बुक्स के अंदर भी आपने देखा होगा फुल एरो होता है, तो वो ठीक नहीं होता, वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके बाद देखो, अभी अब जैसे हमने पीछे भी आपको बताया था कि जो बेंजीन होता है, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर को देखें C6H6, तो उसके अंदर जो बेंजीन जो हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है वो sp2 होती है बेंजीन की, मतलब एक S और दो P, देखो ये इंटरमिक्स कर जाते हैं एंड दे गिव द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तीन ऑर्बिटल मिलेंगे और तीन ही नहीं बनेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनसे तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। जैसे ये कार्बन ने देखो एक H के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, इस कार्बन ने एक एडजेसेंट अपने बचे हुए कार्बन से भी सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ये तो हो गया। ऐसे ही हर कार्बन करेगा क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। उसके बाद जो ये एक ऑर्बिटल जो बच गया ना, ये होता है आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल एक बच गया इसके अंदर, बोलो ये कैसा ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये साइडवेज ओवरलैपिंग दिखाते हैं एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड, और इसी की वजह से पाई बॉन्ड बनता है। क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ड्यू टू द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपके होने चाहिए। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये हर कार्बन के पास होगा। देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप देखें, अब हमने एच नहीं हटाए, वो स्ट्रक्चर पहले बन चुकी है। अब इससे अगला पॉइंट, एच अंडरस्टूड है कि वो तो है ही हर कार्बन पे। तो कार्बन जब 3 बॉन्ड बना लेता है, तो क्योंकि कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो अब कार्बन के ऊपर बचा क्या, ये आपके एक ऑर्बिटल बचा जो हमने दिखा रखा है, एक ब्लैक लोब एक व्हाइट लोब ऐसे करके दिखा रखा है। हर कार्बन के पास एक ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, जो बेंजीन रिंग है, अब ये जो ऑर्बिटल है आपका जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, साइडवेज ओवरलैपिंग किसके साथ करेगी, राइट लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। जैसे हमने ये इधर दिखाया, देखो रेड रेड डॉट से। अब ये क्या करेगा, देखो ये अगले इसके साथ दिखाएगा, देखो ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग होते हैं। ये किसके साथ दिखाएगा, देखो ये इधर दिखा देगा साइडवेज ओवरलैपिंग होते हुए, होगी ना साइडवेज ओवरलैपिंग। तो इस टाइप से देखो ये पाई बॉन्ड बन गए, तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर बन गई एक। अब जरूरी नहीं है कि ओवरलैपिंग ऐसी हो जैसे हमने दिखाया, ऐसा भी तो देखो हो सकता था कि जो ये ऊपर वाला ऑर्बिटल था जिसने अपने राइट साइड में ओवरलैपिंग की, अपने लेफ्ट में करता। देखो जैसे हमने ये दिखा दी, इधर लेफ्ट में ओवरलैपिंग, ये इधर कर लेगा, तो जो नेक्स्ट बच गए वो क्या करेंगे, वो अपने नेक्स्ट के साथ देखो इधर दिखा देंगे। मींस पॉसिबिलिटी दोनों डायरेक्शन में, तो बेंजीन रिंग की ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्योंकि बेंजीन रिंग एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपके फ्लक्चुएट करता रहता है, रिप्रेजेंट हम करते हैं, तो यही तो रेजोनेंस की डेफिनेशन होती है कि the process in which a molecule can be represented more than one form is called the resonance। तो ये हमने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाई। इसमें जो आपको लोब दिख रहे हैं ना, आपके ये जैसे ब्लैक ब्लैक लोब है, दीज आर प्रेजेंट अबोव द प्लेन। मान लीजिए आपके हैंड को आप कर लें, और आपके अबोव द जो प्लेन है ब्लैक लोब है, और बिलो द प्लेन आपके व्हाइट लोब है। तो मींस जो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो क्या है, अबोव द प्लेन भी है, जो प्लेनर स्ट्रक्चर है कार्बन की, अबोव द प्लेन भी आपका है और बिलो द प्लेन भी है। तो मींस आपकी ओवरलैपिंग अबोव द प्लेन भी हो रही है और बिलो द प्लेन भी हो रही है। तो ये हमने पॉइंट नंबर 2 लिख रखा है, द मॉलिक्यूल शुड हैव साइक्लिक क्लाउड ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन अबोव एंड बिलो द प्लेन। क्योंकि जो साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे अभी हमने आपको बताया, आप कैसे माइंड में रखेंगे, जो ये लोब है ब्लैक ब्लैक,
कार्बन के ऊपर दीज आर प्रेजेंट अबव द प्लेन, और व्हाइट व्हाइट जो दिखा रखे हैं वे ये आपके बिलो द प्लेन। तो इनकी ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकती है जैसे अभी आपको बताया गया। तो ये था नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद आप देखें द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शुड एनकम्पास ऑल द कार्बन एटम ऑफ द साइक्लिक सिस्टम, क्योंकि दो डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर ये रिप्रेजेंट कर सकता है। ओवरलैपिंग ये राइट में भी कर सकते थे और लेफ्ट में भी, इसलिए देखो हम बीच में देखो बेंजीन रिंग के यहाँ पे हम सर्कल हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। मींस ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये साइडवेज ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये फिक्स नहीं है, दे आर अंडर मूवमेंट, कि ये कभी इधर आ जाएंगे, ये आगे चला जाएगा, ये इधर, तो ये देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी, देखो ये अगले वाली बन जाएगी एंड सो ऑन। तो दे आर अंडर मूवमेंट, दे आर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेंजीन रिंग के बीच में जो सर्कल होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यही हमारा पॉइंट नंबर 3 था। हकल रूल के अकॉर्डिंग द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शुड go across all the carbon atom of the cyclic system। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो आपके हकल रूल के अनुसार कोई भी जो कंपाउंड हो एरोमेटिक सिर्फ तभी होगा, चाहे वो मोलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, कैटायन हो, एनायन हो, कोई भी हो, अगर उसके पास 4n प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4n प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास। और n कोई इंटीग्रल, आपकी n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वो कोई भी हो सकती है। अब हम देखेंगे अलग अलग वैल्यू पुट करके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 0 पुट कर दें, n की वैल्यू 0 पुट कर दें तो बोलो क्या आंसर आएगा? n की जगह 0 पुट करें, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2, तो 2 आ गया। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 पाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो एरोमेटिक ही होगा। प्लस दूसरी बात क्या, उसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन होनी चाहिए, जैसे हम बता रहे थे, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो हमने ये एग्जांपल ड्रा कर दिया। इसके अंदर आप देखें, देखो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने कंजुगेशन के बारे में आपको बताया था। कंजुगेशन कब होती है? अगर डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो, जैसे आपको बेंजीन रिंग में दिख रहा है, डबल बॉन्ड, एक किसी भी डबल बॉन्ड को ले लें, वो अगले डबल बॉन्डों के साथ कैसे प्रेजेंट है? ऑल्टरनेटिवली। देखो डबल सिंगल डबल, तो भी कंजुगेशन है। अब इस एग्जांपल में देखें जो भी हमने लिखा है, n की वैल्यू 0 पुट करके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को प्रूव करने के लिए, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है। ये जो डबल बॉन्ड है ये किसके साथ बोलो कंजुगेशन में है? पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में, तभी तो रेजोनेंस प्रोसेस देखो चल सकती है। अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देखो आगे अगर हम इधर मूव कर दें तो देखो क्या होगा? देखो इस टाइप से आपकी स्ट्रक्चर बन सकती है। देखो कैसे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे किसके थे? इन दो कार्बन के थे, देखो 1 और 1 2। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का तो देखो इसी का रहा, लेकिन जो पीछे जो दूसरा कार्बन था उसके इलेक्ट्रॉन देखो आगे चले गए यहाँ पे, जिसकी वजह से बोलो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। और जो पिछला कार्बन था इस पे कैसा चार्ज आ गया? बोलो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई यहाँ पे, कंजुगेशन है यहाँ पे, डिलोकलाइज्ड है यहाँ पे, एंड सो ऑन। फर्दर आप दिखा सकते हैं इसी टाइप से कि इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आप इधर दिखा सकते हैं। देखो फर्दर, अगर इनकी आप फर्दर आगे मूवमेंट इसी टाइप से आप दिखा देंगे तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आप बनाएंगे तो बोलो क्या होगा? आपकी बार दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया आपका। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया? देखो इस कार्बन के ऊपर आ गया, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई आपकी डिफरेंट। तो वही हम यहाँ पे प्रूव कर रहे थे कि जो आपके हक्कल रूल है, हक्कल रूल जो है उसके अनुसार कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब होगा जब उसके अंदर एक तो साइक्लिक कंजुगेशन हो, देखो रिंग की फॉर्म में हो गई, साइक्लिक कंजुगेशन हो गई, प्लस में इसमें 2n 4n प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जैसे 2 के बेसिस पे हमने प्रूव किया, 2 के बेसिस पे प्रूव किया। तो उसके बाद अगर हम n की वैल्यू क्या पुट कर दे? बोलो 1 पुट कर दे तो क्या होगा? तो बेंजीन ही बन गया। देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम तो बेंजीन है, जो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन हम दिखा चुके हैं। उसके बाद अगर n की वैल्यू 2 पुट कर दे तो क्या होगा? n की वैल्यू 2 पुट कर दे तो आंसर आ गया 10, 4 2 जा 2 प्लस 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एग्जांपल बोलो उसका क्या होगा? उसका एग्जांपल है नेप्थलीन। बोलो उसका एग्जांपल क्या होगा? ये नेप्थलीन। आप नेप्थलीन में देख सकते हैं, नेप्थलीन में बोलो क्या दिख रहा है आपको? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे आपके? टोटल पाई बॉन्ड गिनो कितने हैं पाई बॉन्ड है यहाँ पे? देखो 1 2 3 4 और 5, 5 2 जा 10 तो हो गए ना 10, और वो सारे कंजुगेशन भी है, देखो डबल सिंगल डबल, तो पूरी बातें हो गई। तो हक्कल रूल के अनुसार ये क्या होगा? बोलो एरोमेटिक। तो ये अगर सारी बातें कोई भी कंपाउंड अगर फॉलो करता है, जो ऊपर दी हुई सारी बातें हैं, कि मेन दो बातें ही दिमाग में रखनी है कि एक तो कंपाउंड के अंदर 4n प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन जरूर हो और उसमें साइक्लिक कंजुगेशन हो, तो वो जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होगा अकॉर्डिंग टू द हक्कल, अकॉर्डिंग टू द हक्कल रूल। तो मीन्स क्या हुआ? कोई भी कंपाउंड जो है, चाहे वो मोनोसाइक्लिक हो चाहे बाईसाइक्लिक हो, मीन्स पॉलीसाइक्लिक, जैसे नेप्थलीन में एक से ज्यादा रिंग है और उसके अंदर कंजुगेटेड पॉलीइन्स हो, 4n प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, और जो साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन हो जो सारे कार्बन के ऊपर से मूव कर रहा हो,
तो आप ऐसे कंपाउंड को कहेंगे कि वो आपका एरोमेटिक है अकॉर्डिंग टू द हक्कल रूल। अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये कंडीशन फॉलो नहीं करती तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, वो एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है, वो नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। तो यही तो इसकी एप्लीकेशन बनेगी अब हक्कल रूल की, कि हक्कल रूल की एप्लीकेशन क्या बनेगी कि इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। नहीं है तो क्या है, वो एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है और नॉन एरोमेटिक भी। तो वो क्या होते हैं वो अब हम देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट बन गया हमारा एप्लीकेशंस और द वैलिडिटी ऑफ द हक्कल रूल। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, अभी हमने पढ़ा कि द कंपाउंड्स विल बी एरोमेटिक इफ दे हैव 4n प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पॉइंट नंबर 1, और दे आल्सो हैव द साइक्लिक कंजुगेशन, और उनके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन होनी चाहिए। अब हम वन बाय वन एग्जांपल लेंगे इस चीज को प्रूव करने के लिए। जैसे बेंजीन, बेंजीन में आप ध्यान से देखें, देखो इसके अंदर डबल सिंगल डबल आपके पाई बॉन्ड हैं, तो इसके अंदर पाई बॉन्ड की देखो मूवमेंट होगी ही, तो जिसकी वजह से इस कंपाउंड के अंदर बोलो क्या है, साइक्लिक कंजुगेशन हो गई कि डबल बॉन्ड अगले डबल बॉन्ड से ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट और रिंग के अंदर प्रेजेंट है। रिंग के अंदर ना होता तो ए साइक्लिक कंजुगेशन होती, अब ये रिंग के अंदर है, सो कॉल्ड द साइक्लिक कंजुगेशन प्लस। अब इसके अंदर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4n प्लस 2 पाई का हमने पीछे देखा था, या तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4n प्लस 2 पाई का मतलब क्या था, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, 4 का गैप होता है, या 6 हो, 6 प्लस 4, या 10 हो, या 14 हो, एंड सो ऑन। इतने आपके इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या होगा, आपका कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो बेंजीन रिंग के अंदर देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 2 जा 6, तो देखो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो गए, साइक्लिक कंजुगेशन भी हो गई, सो इट इज द एरोमेटिक। एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, या तो सिंपल डेफिनेशन आ जाए, डिफाइन एरोमेटिक कंपाउंड विद एन एग्जांपल, या एग्जांपल दे देते हैं जैसे बेंजीन रिंग दे दें और कह दें कि ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है, या आगे हम पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक है, या आपका नॉन एरोमेटिक है। तो ऐसे आ जाता है गिव रीजन, तो रीजन इसका ये बन जाता है व्हाई बेंजीन इज एरोमेटिक, तो हम कहेंगे बिकॉज इट हैज 4n प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। Second, it also have the cyclic conjugation because the double bond are present at alternate position in the ring, so it has the cyclic conjugation. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखो इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो साइक्लिक कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बताया, देखो हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पे कि साइक्लिक कंजुगेशन का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली, किसके साथ, द डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली विद अनदर डबल बॉन्ड, और विद एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, और एटम हैविंग लोन पेयर। अगर उनके साथ ऑल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, तो हम कहेंगे उस कंपाउंड के अंदर कंजुगेशन है। और वो रिंग के अंदर अगर ऐसा है तो हम कहेंगे उसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन है। क्लियर हो गया। तो ये हमने साइक्लिक कंजुगेशन का मतलब आपको दोबारा भी बता दिया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये आपके पास साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन, साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन है ये। अब इसमें देखो आपको दिख रहा है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, 2 ही हैं, एक ही डबल बॉन्ड है तो 2 ही हो गए पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर। देखो ये 1 और 1, ये 2 हो गए। प्लस क्या इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन है, देखो ये तो नहीं दिख रहा कि डबल सिंगल डबल, क्योंकि डबल सिंगल सिंगल है, लेकिन वो चीज दिख गई आपको दूसरी कि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली विद पॉजिटिव चार्ज। जो डबल बॉन्ड है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है फ्रॉम बोथ द साइड, चाहे आप राइट साइड से देखो चाहे लेफ्ट साइड से देखो। तो इसके अंदर अब साइक्लिक कंजुगेशन भी हो गई है, तो जिसकी वजह से आपके जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये डिलोकलाइज्ड रहेंगे, इनकी देखो इस टाइप से मूवमेंट होती रहेगी, जैसे आपको पहले भी बता दिया गया था। और इसके अंदर भी ऐसे रेजोनेंस की प्रोसेस ये चल जाएगी। क्लियर हो गया। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव कर गया आपका, एंड सो ऑन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नेक्स्ट लिया हमने, ये आपके सामने है, जिसका नाम है पायरोल। तो पायरोल के अंदर देखो ऐसे ही देंगे पायरोल, आपको खुद सोचना है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है कि नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, आपको पहले से पता होता है कि जो नाइट्रोजन होता है उसकी कॉन्फिगरेशन क्या होती है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो आप खुद लिख के देखेंगे ऐसे कि 1s2 2s2 और 2p3, और ये इसकी वैलेंशियल है। और फिर आप खुद इसका डायग्राम बनाएंगे, ये 1s2 हो गया और ये 2p3 हो गया। आपने इसके अंदर 1 2 एंड 3 आपने ये अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो नाइट्रोजन ने देखो 3 बॉन्ड तो बना चुका है, 1 2 एंड ये 3 बना लिए ना। तो 3 बॉन्ड तो बना लिए जो आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे आपके पायरोल के अंदर। अब जो ये बच गया ये क्या है, ये नाइट्रोजन के पास देखो यहाँ पे लोन पेयर है, तो यही तो इन्वॉल्व होगा। देखो ये डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली विद लोन पेयर, देखो डबल फिर सिंगल आगे क्या है लोन पेयर। तो ये लोन पेयर किस में इन्वॉल्व होंगे बोलो, कंजुगेशन के अंदर ये इन्वॉल्व होंगे। क्लियर हो गया। तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन आगे बोलो क्या हो जाएंगे, एंड सो ऑन, इस टाइप से शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे कंजुगेशन है, बोलो क्या है, यहाँ पे कंजुगेशन भी है, साइक्लिक कंजुगेशन है। और इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 6। 4 तो आपके पाई बॉन्ड दिख गए और लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो गए आपके कंजुगेशन के अंदर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आर 6। तो ये हो गया पायरल, तो इसलिए ये भी आपका एरोमेटिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे
फ्यूरान, बोलो क्या देखते हैं आप यहाँ पे, अब फ्यूरान को देखेंगे। तो जो फ्यूरान है उसके अंदर बोलो कौन होता है, जहाँ पे नाइट्रोजन था वहां पे ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है जब वो 2 बॉन्ड बना ले, अगर आप ऑक्सीजन की कॉन्जुगेशन देखो इस टाइप से देखते हैं कि 1s2 2s2 2p2 2p4 सॉरी, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ये 2 हमने दिखा दिए, यहाँ पे 4 लिखा, देखो 1 2 3 एंड 4। तो ये तो आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है जिससे ऑक्सीजन ने देखो 2 बॉन्ड बना लिए, आपको दिख रहा है ऑक्सीजन ने देखो 2 बॉन्ड बना लिए, किधर इलेक्ट्रॉन यूज हो गया किधर। अब जो ये 2 बच गए ये क्या है, ये है यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर इधर दिखा दिया, एक हमने इधर दिखा दिया। लेकिन हर कंपाउंड आप जानते हैं स्टेबल होना चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। तो कोई कंपाउंड स्टेबल कब होगा, जब एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक कब होगा, जो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई का मतलब उसके रिंग के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 6 हो या 10 हो। 4 पहले से दिख रहे हैं, देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 ही। तो इसलिए जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है इनमें से एक ही लोन पेयर इन्वॉल्व होगा कंजुगेशन में। ये नहीं कि आप ये कह देंगे सर देखो इसके अंदर तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं तो ये सारे के सारे इन्वॉल्व क्यों नहीं किए। हमेशा उतने ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से कंपाउंड के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाए। हमें तो इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। तो इट मींस कोई भी जो एटम है जिसके पास क्या हो, देखो अभी हम लिख रहे हैं कि आपने देखा नाइट्रोजन पायरोल वाले केस के अंदर, जो ये पायरोल था यहाँ पे, इस पायरोल के अंदर आपने क्या देखा था कि नाइट्रोजन के पास तो एक ही लोन पेयर था, तो जिसकी वजह से उसका एक लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया। तो हमने लिखा है नोट की फॉर्म में, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोन पेयर इन कंजुगेशन, नाइट्रोजन एटम हैज 1 lone pair which get involved in conjugation, while the oxygen atom has 2 lone pair but only 1 lone pair will involved in conjugation, because there is the requirement of only 1 lone pair, there is the requirement of only 2 electrons to maintain the stability, to acquire the stability। और ये कंपाउंड आपका बोलो कौन हो गया, इस कंपाउंड का नाम हमने क्या बताया आपको, फ्यूरान। तो ये फ्यूरान है, क्लियर हो गया। तो ये भी एरोमेटिक हो गया आपका कंपाउंड। तो नेक्स्ट हो गया ये फ्यूरान। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कंपाउंड, बोले कौन है, साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन। तो इसके अंदर आप देखिए वही 2 बात देखो पूरी हो जाएंगी हमारी, क्या कि इसके अंदर कंजुगेशन क्यों है। पाई इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं वो गिनो पहले, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 6 10 या 14 होना। तो इसके अंदर तो देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो हो गए पूरे, देखो 3 डबल बॉन्ड है आपको साफ साफ दिख रहे हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लस जो डबल बॉन्ड है वो किसके साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली विद पॉजिटिव चार्ज। तो देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर हम मूव कर दें तो क्या होगा, तो हमारी जो ये स्ट्रक्चर बनेगी आगे नेक्स्ट वन, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो ये कार्बन था यहाँ पे इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन तो आगे शिफ्ट हो चुका है। और बचे हुए डबल बॉन्ड आपके एचएस। तो आपने देखा ना इसके अंदर डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो गई, आपके जो रेजोनेंस प्रोसेस है वो आपकी चल पड़ी यहाँ पे। तो इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, मीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, प्लस इसमें साइक्लिक कंजुगेशन भी है। साइक्लिक कंजुगेशन की जो मतलब है, जो डेफिनेशन है वो हमने नीचे लिख रखी है, पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं, हमने पहले भी आपको बताया। तो ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट आप देखें नेप्थलीन, ये तो क्लियर कट वैसे ही आपको आपका दिख रहा है। जो नेप्थलीन ये कंपाउंड है इसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसके अंदर 5 आपके बोलो क्या है, बताओ शाबाश, इसके अंदर 5 क्या है, इसके अंदर 5 है आपके डबल बॉन्ड, NaPH THALENE, नेप्थलीन। तो ये नेप्थलीन होता है, नेप्थलीन बॉल्स यूज करते हैं ना क्लोथ्स के अंदर जब डालते हैं। तो ये हो गया नेप्थलीन, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आपके वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर आपके साइक्लिक कंजुगेशन तो हो, लेकिन उनके अंदर बोलो क्या ना हो, उनके अंदर आपके 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। बोलो क्या नहीं होने चाहिए, 4n+ में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ना हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये ले लिया। अब इसमें देखो साइकिल कंजुगेशन तो है, देखो अल्टरनेट पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड डबल सिंगल डबल, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो बड़ी आराम से देखो यहाँ पे हो सकती है। ये इलेक्ट्रॉन आगे हो गया तो ये आगे मूवमेंट हो गई, तो जिसकी वजह से ये प्रोसेस आपकी चलेगी, और जिसकी वजह से, लेकिन इसके अंदर आपके 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, बोलो 2 ही डबल बॉन्ड है, तो 2 2 जा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब ये कंपाउंड कहलाते हैं एंटी एरोमेटिक। बोलो ये कंपाउंड बोलो कैसे होते हैं, आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। क्लियर हो गया। तो पेपर में आ जाती है स्ट्रक्चर और कहेंगे बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं, तो आप कहेंगे कि दैट कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, इट इज एंटी एरोमेटिक। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको देखें
देखो ये जो नेगेटिव चार्ज हमने कार्बन के ऊपर दिखा रखा है, हम आपको पहले बता दें नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का होना, एक अपना है एक किसी और का है, 2 इलेक्ट्रॉन का होना। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ही तो इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे कंजुगेशन के अंदर इस टाइप से। तो देखो कोई भी डबल बॉन्ड जहां पे जो दिख रहा है, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली विद द नेगेटिव चार्ज। देखो इस नेगेटिव चार्ज के साथ बोलो कैसे प्रेजेंट है, ये ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। तो दिखने में आपको ये दिख रहा था, अगर मैं ये 2 डॉट ना लगाता तो आप ये कहते कि सर इसमें तो क्या हो गया है कि हमारे जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज इस कंपाउंड के अंदर जो आपको दिख रहा है, अगर हम वो 2 डॉट ना लगाते तो आप क्या कहते हैं, आप सिर्फ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को गिन लेते, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को गिन के आप क्या कहते हैं जी, हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस कंजुगेशन। आप कह देते कि जी कोई डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट अल्टरनेटिवली विद नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के मतलब का भी पता होना जरूरी है। नेगेटिव चार्ज का मतलब उस कार्बन एटम के ऊपर एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन है जो है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने किसी का ले लिया है, तभी तो इसके ऊपर बोलो क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। और देखो वो कैसे लिया गया होगा, देखो हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर है हमारे सामने, हमने बना दी, और ये कार्बन है। कार्बन देखो 4 बॉन्ड बनाता है, देखो इस टाइप से। तो क्या हुआ होगा कि ये जो कार्बन है, इसका जो H है वो यहाँ से लॉस हो गया बाई एनी वे। तो क्या हुआ, जो ये कार्बन है इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी अपने पास रख लिया, और जो H का इलेक्ट्रॉन था ये भी तो कार्बन के पास आ गया ना। तो इसलिए तो कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, वही तो हमने वहां पे शो कर रखा है। ये जो कार्बन हमने दिखा रखा है ना जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके देखो 2 बॉन्ड तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं, एक इसके ऊपर H भी लगा हुआ है, क्योंकि आप ध्यान दें कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 2 तो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, एक जो बॉन्ड है ना कार्बन ने H के साथ बना रखा है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाए थे कार्बन के ऊपर 2 H है, एक H हट गया, तो जिसकी वजह से कार्बन का इलेक्ट्रॉन H का इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो भी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये था साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके साइक्लिक कंजुगेशन तो है, और वो साइक्लिक कंजुगेशन किस वजह से बनी, इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो नेगेटिव चार्ज की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हुई है, तभी तो साइक्लिक कंजुगेशन हुई है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो अंडर आपकी कंजुगेशन है, अंडर डीलोकलाइजेशन, वो हो गए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। 2 तो पाई बॉन्ड वाले, 2 ये लोन पेयर वाले, टोटल 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर अंडर डीलोकलाइजेशन। 4 का मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता था, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 6 हो, या 10 हो, वो तो नहीं है। इसके अंदर भी बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इसके अंदर हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया। तो इसलिए इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और लेकिन साइक्लिक कंजुगेशन थी, इसलिए ये है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट हम देखते हैं ये कंपाउंड, सेम केस यहाँ पे है। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का मतलब हमने देखो पहले ही आपको बता दिया, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन का होना। एग्जाम में नहीं देंगे, आपको खुद सोचना पड़ता है। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलो कितने हो गए, 3 तो डबल बॉन्ड हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन वहां से हो गए, 2 ये 8। 8 का मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन साइक्लिक कंजुगेशन है, क्योंकि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली विद नेगेटिव चार्ज, दोनों साइड से, चाहे आप राइट साइड में इधर देखो चाहे इधर देखो, आपके डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑल्टरनेट विद नेगेटिव चार्ज, ऑल्टरनेट विद एटम, कार्बन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन है। तो ये कंपाउंड भी बोलो कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोओक्टा टेट्राइन। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि डबल सिंगल पूरा सिस्टम है, साइक्लिक कंजुगेशन तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। आपके डबल बॉन्ड है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अंदर, इसलिए ये भी 4n+2 पाई को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये भी आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड टाइप की कैटेगरी, उन्हें कहते हैं आप नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो एंटी एरोमेटिक की बातों को रिवर्स कर दें, पहले और दूसरे पॉइंट को। मतलब इनके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन तो हो, मीन्स 2 6 10 इतने इलेक्ट्रॉन तो हो, लेकिन साइक्लिक कंजुगेशन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने साइक्लोप्रोपीन बनाया, इसमें डबल बॉन्ड है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अंदर, तो एक ही डबल बॉन्ड है, तो लेकिन इसमें साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो दिख रहा है आपको उसके साथ अल्टरनेटिव लिया, तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो भी नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, वो भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं है। इट मींस इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, तो इट मींस ये कंपाउंड कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट इसको देखें आप, साइक्लोहेप्टाट्राईन को। इसके अंदर देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो हो गए, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, 3 2 6। लेकिन इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है। देखो डबल सिंगल आके लास्ट में देखो सिंगल और सिंगल हो गए लगातार। डबल बॉन्ड अगले डबल बॉन्ड के साथ किसी के साथ आगे फर्दर बिल्कुल साइक्लिक कंजुगेशन तो है। देखो डबल सिंगल डबल कंजुगेशन तो है, लेकिन साइक्लिक नहीं है, पूरे रिंग के ऊपर नहीं है। वो तभी होती जब जो बच गया एक ऊपर कार्बन एटम, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो है, अगर sp3 ना होके यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होता, sp3 भी हो जाता, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होता, तब हम कहते हैं उसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन हो गई है। जैसे हमने
यहाँ पे दिखा रखा था, देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला, देखो नेगेटिव चार्ज था इसके ऊपर, तो इसमें साइक्लिक कंजुगेशन हो गई थी। क्लियर हो गया? तो आपने ये देखा साइक्लोहेप्टाट्राइन के अंदर के इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है। तो इस टाइप से आपने देखा, ये थी एप्लीकेशन हकल रूल की के हकल रूल की इन बातों को ध्यान में रखते हम ये बता सकते हैं कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। एरोमेटिक नहीं है तो फिर वो क्या है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो इस टाइप से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कई एग्जांपल ऐसे भी आगे हो सकते हैं जो हकल रूल की बातें भी उसके अंदर हो, दिखने में दिखे, लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक ना हो। ऐसा एग्जाम्पल भी हम आगे जाके देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो लेकिन इससे पहले अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक एनुलिन्स। एनुलिन्स क्या होते हैं? ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, हम बता दें। एक ही रिंग होता है इनके अंदर, ओनली वन रिंग। वन रिंग होता है, पूरे रिंग में ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। तो द मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग द ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड मींस कंजुगेशन होनी चाहिए इसके अंदर। रिंग कंपाउंड है ये, मोनोसाइक्लिक है, एक ही रिंग होगा, तो इन्हें एनुलिन्स कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है CnHn। और इसके अंदर देखो, आपने देखा, देखो डबल सिंगल डबल हो गया ना, डबल सिंगल डबल, एक ही रिंग है और ऑल्टरनेट पोजीशन पे है डबल सिंगल बॉन्ड। तो ये आपका एनुलीन है, एनुलीन है, लेकिन कौन सा? ये है 4 एनुलीन, क्योंकि इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और इसमें ऑल्टरनेट यूनिट बोलो कौन हुई? देखो ये जो कार्बन आपको दिख रहे हैं ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कार्बन होते हैं। सी लिख दें तो कार्बन के 3 बॉन्ड है, तो एक क्या लगा हुआ है? बोलो एक H ही तो है। ऐसे ये जो कार्बन है, एक क्या लगा हुआ है? एक H ही तो है। कार्बन है तो एक बोलो कौन है? यहाँ पे H है। कार्बन है तो बोलो कौन है? ये H। तो ये तो हमने ऊपर लिख रखा है। देखो ये सिंगल बॉन्ड के आगे गया CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड एंड सो ऑन। ये रिपीटेड यूनिट होगी। तो ये हमने लिख दिया, दे हैव द जनरल फार्मूला, ये बन गया सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ब्रैकेट में n मींस ये रिपीटेड यूनिट होगी इसके अंदर। अब बेंजीन को देखें आप, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ये 6 एनुलीन है। मोनोसाइक्लिक रिंग है बेंजीन भी, एक ही तो रिंग है इसमें, और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल बॉन्ड है। 6 एनुलीन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसको देखें साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ये भी एक ही रिंग है इसके अंदर, अल्टरनेट पोजीशन पे आपको दिख रहे हैं डबल सिंगल बॉन्ड। इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 8 एनुलीन आपका हो गया। क्लियर हो गया आपका? तो देखो जो एनुलीन होते हैं ना, वो एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक ना भी हो। जैसे बेंजीन रिंग एक एरोमेटिक है, और जबकि आपके जो ये कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, ये आपके एरोमेटिक नहीं है। तो मींस जो एनुलीन है उसके अंदर सारी कैटेगरी के कंपाउंड इंक्लूड हो गए। तो एनुलीन्स कौन हुए? द मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग द अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड द एनुलीन्स। दे हैव द जनरल फार्मूलास, मींस दे हैव द रिपीटेड यूनिट, क्या? सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, ब्रैकेट में हमने n लिख दिया क्योंकि रिपीट होती जाएगी। नेक्स्ट देखो, ये है 10 एनुलीन। आपके बीच में इसमें देखें लगातार आपके कितने हैं? बोलो आपके पाई बॉन्ड्स जो आपको दिख रहे हैं, आपके 5, आपके जो डबल बॉन्ड आपको दिख 5 टू जा 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 एनुलीन हो गया। एक ही रिंग है, ये सिंगल रिंग है। देखो बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, जहाँ पे ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट कभी आप सोचिए ये हो रही है ना, ये देखो ये कनेक्ट नहीं कर रखे। नेप्थलीन में बीच में बॉन्ड होता था, यहाँ पे नेप्थलीन के अंदर बीच में इन 2 कार्बन के ऊपर, जहाँ पे मैंने देखो टिक लगा दी, यहाँ पे बॉन्ड होता था, आपस में सिंगल बॉन्ड होता था, हम बना दे, वो नेप्थलीन था, ये नेप्थलीन नहीं है। तो ये सिंगल रिंग कंपाउंड है। नेप्थलीन में 2 रिंग होते थे, 2 अलग अलग रिंग होते थे, 2 सेपरेट रिंग होते थे। ये है 10 एनुलीन। लेकिन जो 10 एनुलीन है, ये जो कंपाउंड आपको क्या दिख रहा है? बोलो बड़े ध्यान से देखिए, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, साइक्लिक कंजुगेशन भी है। दिखने में आपको दिख रहा है एरोमेटिक है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि जो ये आपके इनर कोर के अंदर जो H एटम होते हैं ना, इनके बीच में रिपल्शन हो जाती है। रिपल्शन होने की वजह से जो ये रिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है टेनुलिन एनुलिन वाली, ये प्लेनर नहीं रहती। आप पहले पढ़ चुके हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन कब होती है? कोई भी एक कार्बन है वो राइट लेफ्ट दोनों साइड में साइडवेज ओवरलैपिंग क्यों कर पाता है? इफ ऑल दीज ऑर्बिटल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, मोलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। यहाँ पे इन दो एचओ के बीच में इनर इनर रिंग के अंदर की साइड में, इनर कोर के अंदर जो एच प्रेजेंट है, इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच, इनके स्टेरिक फैक्टर की वजह से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से रिपल्शन हो जाती है, बॉन्ड पे रिपल्शन की वजह से ये मोलिक्यूल प्लेनर नहीं रहता, जिसकी वजह से प्लेनरिटी लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होती, जिसकी वजह से जो हमें दिख रही है आंखों से साइक्लिक कंजुगेशन वो नहीं होती। तो इसका मतलब इसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, इसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, और जो साइक्लिक कंजुगेशन हमें दिख रही है इसके अंदर आंखों से तो दिख रही है, वो नहीं हो पाती, साइक्लिक कंजुगेशन नहीं होती, ये नहीं चलती। तो वो कंपाउंड जिनके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन तो हो लेकिन साइक्लिक कंजुगेशन ना हो, तो वो लोग कौन होते थे? वो नॉन एरोमेटिक है, इसलिए कंपाउंड आपके नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। एरोमेटिक जैसे दिखने के बावजूद भी ये आपके
नॉन एरोमेटिक होते हैं। ये स्टेरिक फैक्टर इलेक्ट्रॉनों की रिपल्शन की वजह से, पोलैरिटी लॉस्ट होने की वजह से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ऐसा ही, ये हमने ले लिया, सेम केस यहाँ पे होगा, बिल्कुल सेम केस। 14 एनुलिन के अंदर देखो सिंगल रिंग है ये, मोनोसाइक्लिक, और अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर वही डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे भी आप देखोगे जो इनर कोर के जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में क्या हो जाएगी बोलो, रिपल्शन, जिसकी वजह से मोलिक्यूल प्लेनरिटी लॉस्ट कर देगा। प्लेनरिटी लॉस्ट करने की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन तो 14 हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर 4n प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन दिखने में साइक्लिक कंजुगेशन दिख रही है, लेकिन अब इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है। क्यों नहीं है बोलो? क्योंकि प्लेनरिटी लॉस्ट हो चुकी है। जो इनर कोर के जो आपके H एटम है उनके बीच इंटरेक्शन की वजह से द मोलिक्यूल लूजेस देयर प्लेनरिटी एंड thus the delocalization of the pi electron doesn't takes place, means cyclic conjugation lost, और इसीलिए ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाता है। क्लियर हो गया? तो अब हमारा क्वेश्चन ही यही बन गया कि why the 10 एनुलिन and the 14 एनुलिन्स आर नॉन एरोमेटिक बट दे आर नॉट एरोमेटिक बट दे आर नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक होते हैं, ऐसा क्यों? जैसे अभी हमने बताया, चाहे 10 एनुलिन ले लो, चाहे 14 एनुलिन ले लो, इसके अंदर जो H एटम होते हैं, इन H एटमों के बीच में इंटरेक्शन होती है, और इसी इंटरेक्शन की वजह से जो मोलिक्यूल है ये अपनी प्लेनिटी बोलो क्या कर देते हैं, लोस्ट। प्लेनिटी बोलो क्या कर देते हैं, ये लोस्ट हो जाती है इनकी बीच में इंटरेक्शन होने की वजह से। तो विद द 10 एनुलिन एंड द 14 एनुलिन बोथ है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों के अंदर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। दे हैव आल्सो हैव द डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन, तो ये एरोमेटिक होने चाहिए, लेकिन बट दीज डबल बॉन्ड आर नॉट डिलोकलाइज्ड, ये डिलोकलाइज हो नहीं पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि मोलिक्यूल, बिकॉज द मोलिक्यूल इज नॉट no longer be planar. क्यों? Because these molecule loses their polarity due to the interaction in between the inner hydrogen, the hydrogen which are present in their inner core, तो जिसकी वजह से ये एरोमेटिक नहीं है, दे आर नॉन एरोमेटिक। तो ये आपने देखा एरोमेटिसिटी टॉपिक के बारे में, उसकी आपने डिटेल अच्छे से पढ़ी। थैंक यू।